Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is a list of the topics that we will be covering from today's newspaper. फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये आर्टिकल एसे राइटिंग के लिए गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल कन्वेंशंस में भी पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 में। देखते हैं मतलब अलग अलग एरियाज में आ सकता है ये। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए और आज से या अभी से 75 ईयर्स पहले यानी कि 1948 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की एक मीटिंग हुई इन पेरिस। वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स ने एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया। उस डॉक्यूमेंट का नाम रखा गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के बाद से तो यूनाइटेड नेशंस बनाए गए और वर्ल्ड वॉर टू में जिस तरीके के ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे उसके बाद से वर्ल्ड कंट्रीज हैड टेकन ए स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन कि इस तरह के इश्यूज को दोबारा फ्यूचर में नहीं होने देंगे। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ही आपको पता है कि हिटलर ने कंसेंट्रेशन कैंप्स बनाए थे, वहाँ पे कई सारे एट्रोसियस एक्टिविटीज किए गए थे अगेंस्ट जूस। तो ह्यूमन राइट्स became an important area of discussion after वर्ल्ड वॉर टू और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में लगातार चर्चा हो रही थी और फिर जाकर के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया यूनाइटेड नेशंस का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट ही है, 30 आर्टिकल्स हैं उसके अंदर along with one preamble. Article 1 states that all human beings are born free and equal in dignity and rights. While Article 2 says that everyone is entitled to all the rights and freedom, irrespective of their race, color, sex, religion, etc. तो बेसिकली इस डिक्लेरेशन के बाद से ह्यूमन राइट्स बिकेम अ ग्लोबली आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट। अदरवाइज इसके पहले तो ह्यूमन राइट वाज जस्ट एन आइडिया। ह्यूमन राइट होता क्या, देखिए ह्यूमन राइट को अगर डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन हो सकता है कि द राइट्स टू विच वी आर इंटाइटल्ड टू जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। इंसान होने के बेसिस पे ही जो अधिकार हमें मिलने चाहिए। बेसिकली इफ वी आर बोर्न लाइक अ ह्यूमन वी शुड बी अलाउड टू लिव लाइक अ ह्यूमन। सो वी शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर, हैरासमेंट, एक्सप्लॉइटेशन। वी शुड बी अलाउड टू लिव आवर लाइफ the way the nature has provided us to live. तो ये हो गए ह्यूमन राइट्स, द राइट्स विच वी आर इंटाइटल्ड टू जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन एंड सच राइट्स शुड बी अवेलेबल टू ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर रेस, सेक्स, नेशनलिटी, एथनिसिटी एंड ऑल। तो इसमें ह्यूमन राइट्स में अलग अलग चीजें आइडेंटिफाई की गई। ये जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लिया गया 30 आर्टिकल्स के, जिसमें पहले तो ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया गया, बोला गया कि इट विल बी अवेलेबल टू ऑल। इसमें फिर कुछ ह्यूमन राइट्स को आइडेंटिफाई किए गए कि नो वन हैज राइट टू होल्ड यू इन स्लेवरी, नो वन हैज राइट टू टॉर्चर यू, यू हैव द राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर एज ए पर्सन बिफोर लॉ। यार मतलब हर जगह आपको कानून के हिसाब से ही ट्रीट किया जाएगा, आपके साथ रूल ऑफ लॉ के साथ ही ट्रीटमेंट होगा। वी आर ऑल इक्वल बिफोर लॉ एंड एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इस तरीके से अलग अलग अधिकारों को आइडेंटिफाई किया गया और उसको बोला गया human rights available to all. We are born free and equal. So this is part of the preamble. You have the responsibility to respect the rights of others. No one can take away your rights. Part of the preamble. तो 75 साल पहले 1948 में ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्सेप्ट किया गया। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि दिस डिक्लेरेशन इज नॉट अ बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। ये अलग अलग जो मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके ऊपर ये जो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स के, दे आर नॉट बाइंडिंग। अलग अलग देशों के लिए दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जस्ट एक्ट एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल सो दैट द रेस्पेक्टिव मेंबर कंट्रीज कुड मेक अप्रोप्रिएट provisions in their own country in order to safeguard these rights to their citizens। जैसे भारत के अंदर बात की जाए, अब ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल इन आवर कंट्री। तो इन अधिकारों को अपने देश के अंदर लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने अलग अलग राइट्स दिए हैं।
इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. फॉर एग्जाम्पल, संविधान की मदद से ही वी हैव गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. देन देयर आर some fundamental rights which are part of or which is under part 3 of the Indian Constitution. उसके अलावा there are some additional rights that are provided to the people of the country through different statutes या law जिनको कहा जाता है legal rights. For example, right to work is guaranteed under MG नरेगा. So इस तरीके से तीन मोटे मोटे अधिकार हैं हमारे देश के अंदर. इन अधिकारों का बेसिस आप मान सकते हैं ये ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये एक गाइडलाइन प्रिंसिपल की तरह काम करता है ये डॉक्यूमेंट फॉर सच राइट्स इन आवर कंट्री. बट देयर इज नथिंग लाइक ह्यूमन राइट्स डायरेक्टली एप्लीकेबल इन आवर कंट्री. देयर इज नो सेपरेट कैटेगरी ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये तीन हैं और इन तीनों के बेसिस पे ही ये जो मोटे मोटे अधिकार हैं उनको इन्फोर्स कराने की कोशिश की गई है हमारे देश में. द कोर्ट्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग दीज राइट्स. बट दिक्कत क्या है कि कोर्ट्स आर ओवरबर्डन्ड. मोर देन 3 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन द कोर्ट्स इन आवर कंट्री. दैट इज व्हाई देयर आर मेनी एग्जांपल्स वेयर राइट्स आर वायलेटेड. वन और द अदर राइट्स आर वायलेटेड इन द कंट्री. तो ध्यान देने वाली बात है जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि देयर इज नो सेपरेट कैटेगरी ऑफ राइट्स नेम्ड एज ह्यूमन राइट्स इन इंडिया. और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के अंदर ही, दुनिया के अलग अलग देशों में जो ये ह्यूमन राइट्स का डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशंस का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट acts as a guiding principle on the basis of which different countries have made different categories of rights known as fundamental rights, constitutional rights or legal rights in order to allow their citizens to have certain rights for their protection and realizing their potential. उसके अलावा भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. दिस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर ह्यूमन राइट्स एक्ट इन 1993. तो काफी सालों बाद 1993 में ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया अंडर दिस एक्ट. और इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का पर्पस है ह्यूमन राइट्स को इंश्योर कराना. तो आप कह सकते हैं कि इट इज वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री इंडिया. अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं और 5 मेंबर होते हैं. और उसमें से 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं. एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मतलब जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी दे डायरेक्टली गेट मेंबरशिप ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. फॉर एग्जांपल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. इनके जो चेयरपर्सन होते हैं दे डायरेक्टली गेट मेंबरशिप ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. उसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक चेयरपर्सन होते हैं हु शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. मेंबर्स शुड बी सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट. अभी कैसा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ही और सी कैन बी अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट. जैसे मौजूदा चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ए के मिश्रा जी, चीफ फॉर्मर सीजीआई जस्टिस ए के मिश्रा. अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट बट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन बाय ए हाई पावर्ड कमिटी विच इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो एक हाई पावर्ड कमिटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ये मेंबर्स मिल करके एक कमेटी बनाते हैं. उस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ. और वो कमेटी फिर फैसला करती है कि किसको होना चाहिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन या मेंबर. और वो फिर रिकमेंडेशन दिया जाता है. उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे फिर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं. तो इस तरीके से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स अपॉइंट होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन. अगर बात की जाए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तो इट हैज फेल्ड ऑन मेनी फ्रंट्स इन ऑर्डर टू एंश्योर ह्यूमन राइट्स. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप देखेंगे कि क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है तो उसको ब्रॉडली आप बॉइल डाउन कर सकते हैं ऑन 3F फैक्टर्स. Almost every organization in the country, if they face certain challenges, these are basically 3F challenge: fund problem,
The fund, paucity of fund is there. Almost every organization faces this. Functions problem, which is very specific in the case of NHRC, National Human Rights Commission. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पता ही नहीं कि इसके फंक्शंस क्या हैं एकदम डिटेल्ड में, क्योंकि ह्यूमन राइट बोल करके कोई अलग से सेट ऑफ राइट्स है नहीं. Yet, National Human Rights Commission has been created in order to act as watchdog for human right protection in the country. So naturally, it is going to create some crisis-like situation for National Human Rights Commission. And then the third problem of functionaries. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए there is need of some dedicated staff and secretariat and all infrastructure, but that is missing with NHRC, and that is true for other organizations also. उसके अलावा एडिशनल चैलेंजेस फेस्ड बाय एनएचआरसी. सबसे पहला प्रॉब्लम है कि एनएचआरसी के जो रिकमेंडेशंस हैं दे आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर. whenever NHRC gives any advice to the government, such recommendations are just an advice, not binding on the government. Second, NHRC के पास punishment का कोई power नहीं. It cannot punish the violators. At best, it can recommend some compensation to the victims by violators. And for all such reasons, NHRC has been criticized as toothless tiger. तो यही बातें हैं. इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 75 साल पहले 1948 में हुआ. वहां से ह्यूमन राइट्स को आइडेंटिफाई किया गया. ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स दैट आर अवेलेबल टू अस जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन. These human right document act as a basis for availing certain rights to citizens in the country, but rights are availed in different formats like constitutional rights, fundamental rights. And then in order to ensure human rights protection in the country, additional body National Human Rights Commission was created in India under Human Rights Act of 1993. उसके अंदर मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होने का एक स्पेशल तरीका है. और चैलेंजेस जो है प्रॉब्लम ऑफ 3F, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज. ये बोर्ड वर्क है इस टॉपिक के बेसिस पे. ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रोहिंग्यास, आल्सो नोन एज बोट पीपल. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. कौन है रोहिंग्यास, पहले वो देखते हैं. देखिए, म्यांमार के अंदर अगर आप एक देखिए कोस्टल प्रोविंस है रखाइन स्टेट. रखाइन स्टेट, ये जो कोस्टल प्रोविंस है म्यांमार का, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोग रहते हैं, वो हैं रोहिंग्यास. इनका रिलीजन आप देखें तो इस्लाम है. लैंग्वेज अगर देखें तो ये बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं. लेकिन इसके अलावा जो म्यांमार का जो मेनलैंड या मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट लैंग्वेज बोलता है, बर्मीज एथनिसिटी का है. आई एम सो सॉरी, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करता है एंड बर्मीज लैंग्वेज बोलता है. तो द पॉइंट इज कि दीज रोहिंग्यास आर minority community in Myanmar. Minority. And these Rohingyas, because of their numerical minority in Myanmar, they are subjected to different sorts of harassment and torture by the majority Buddhist population. तो जो majority का कहना है कि these Rohingyas have illegally entered into Myanmar, and that is why they should not be granted full citizenship. In fact, बर्मा के अंदर या म्यांमार के अंदर एक सिटीजनशिप लॉ लाया गया 1982 में. As per the citizenship law, only those people who have been staying in Myanmar prior to 1823 can be considered as citizen of Myanmar. And these Rohingyas are required to prove that they have been living in Myanmar or their ancestors have been living in Myanmar prior to 1823. तो 200 साल पहले से इनके एंसेस्टर्स रह रहे हैं म्यांमार में. इनको ऐसा साबित करना है as per Burmese Citizenship Law of 1982. Naturally, most of the Rohingyas failed to prove it, and that is why most of the Rohingyas have been declared illegal immigrants, and for that reason they have become stateless people. क्योंकि उनका देश म्यांमार नहीं है ऐसा इस कानून के हिसाब से साबित हो जाता है, because they have not been able to prove that they have been living in Myanmar prior to 1823. They have become stateless people, and stateless people होने के कारण they do not have rights as enjoyed by the other citizens of the country, and that is why these Rohingyas are tortured, killed, maimed, harassed by the Buddhist majority population of Myanmar. And for that reason, United Nations ने कहा है कि Rohingyas are the most persecuted community in the
वर्ल्ड। कई सारे रोहिंग्यास यहाँ म्यांमार से निकल करके चले गए आज रेफ्यूजी इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के रेफ्यूजी कैंप में, एक कैंप है बांग्लादेश के अंदर, कॉक्स बाजार रेफ्यूजी कैंप, वहां पे कई सारे रोहिंग्यास रह रहे हैं इन ए वेरी पथेटिक सिचुएशन। रोहिंग्यास के इशू को अगर आपको डिटेल में समझना है, उसका भारत के इंटरेस्ट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, अगर आपको सारी बातें समझनी है तो प्लीज वॉच द न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 18 अप्रैल 2023। पहला टॉपिक ही है जहां पे मैंने रोहिंग्यास के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं कुछ और डिस्कस करना चाहता था, इसीलिए मैंने रोहिंग्यास का टॉपिक लिया है। आइडिया वाज नॉट टू डिस्कस रोहिंग्यास इन डिटेल। यू सी, रोहिंग्यास आर आल्सो नोन एज बोट पीपल। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है पीटी में, नहीं तो मेंस में। सवाल ये उठता है कि वाई रोहिंग्यास आर नोन एज बोट पीपल। देखिए, अभी रोहिंग्यास को तो हैरास टॉर्चर किया ही जाता है इन द रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार। तो कई सारे रोहिंग्यास वहां से निकल करके अलग अलग देशों में भागने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने बताया कि रोहिंग्यास जो हैं कई सारे बांग्लादेश के अंदर रेफ्यूजी कैंप पे रह रहे हैं इन कॉक्स बाजार। इसके अलावा कई सारे स्मगलर्स, ह्यूमन स्मगलर जो हैं इन रोहिंग्यास को ल्योर करते हैं, इन रोहिंग्यास को प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम किसी दूसरे देश में इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट कर देंगे, फिर वहां पे आप आराम से रहना, कुछ दिनों बाद आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इस तरीके के फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं ह्यूमन स्मगलर्स, और उसके बदले में इन रोहिंग्यास के पास जो छोटी मोटी चीजें, बिलोंगिंग्स, वो भी ले लेते हैं। एंड देन दिस रोहिंग्यास आर बोर्डेड ऑन अ बोट एंड सच बोट्स आर लेफ्ट ओपन इन द हाई सी, स्ट्रैंडेड इन द हाई सी। कई सारे रोहिंग्यास डूब के मर जाते हैं क्योंकि दे आर लेफ्ट बाय द स्मगलर्स अनअटेंडेड, स्ट्रैंडेड इन द हाई सी। और कई सारे रोहिंग्या जैसे बोट पे जैसे तैसे तैरते हुए किसी दूसरे कंट्री के कोस्ट पे पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। इसीलिए रोहिंग्यास आर ऑल्सो नोन एज बोट पीपल। अपार्ट फ्रॉम बीइंग नोन एज द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड बाय यूनाइटेड नेशन, दे आर ऑल्सो नोन एज बोट पीपल। ऐसा ही हाल फिलहाल में एक केस हुआ है, रोहिंग्यास से भरा हुआ एक बोट जिसमें लगभग 300 से भी ज्यादा रोहिंग्यास थे। इट अराइव्ड एट आके रीजन ऑफ इंडोनेशिया, अड्रिफ्ट इन द अंडमान सी फॉर 27 डेज। 27 दिनों तक ये अंडमान सी में लोग जैसे तैसे रहे, एंड समहाउ दे हैव रीच्ड इन द आके द केप ऑफ इंडोनेशिया। तो यहाँ से आपको हो सकता है कि आके रीजन किस कंट्री को बिलोंग करता है वो पूछ ले, रोहिंग्यास बोट पीपल क्यों कहे जाते हैं वो पूछ ले। ठीक है जी। सो दिस इज द बोर्ड वर्क रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। रोहिंग्यास के बारे में आपको जानना चाहिए, व्हाई दे आर नोन एज बोट पीपल। The next article is about European Union Artificial Intelligence Act. This topic is important from our syllabus, GS paper 2, international convention point of view. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले 2-3 सालों तक न्यूज में रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है उसके आगे भी रहे। मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ब्लैचले पार्क डिक्लेरेशन, जो हाल फिलहाल में कराया गया, 1 महीने के अंदर ही डिस्कस किया मैंने। लंदन के पास ब्लैचले पार्क डिक्लेरेशन रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर द टॉक वाज गोइंग ऑन रिगार्डिंग डिफाइनिंग फ्रंटियर एआई, the maximum possible limitation of AI beyond which AI could not be permitted. AI पे अलग अलग जगहों पे चर्चा चल रही है कि मैक्सिमम कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट परमिट किया जा सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन काइंड ओवरऑल। इसी डायरेक्शन में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने एक कानून बनाया है which makes it the first law in the world regarding regulation of artificial intelligence. ये कानून अभी फाइनलाइज हुआ है, इस पे वोटिंग होगी 2024 में और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2025 में। मोस्ट प्रोबेबली ये फाइनल हो ही जाएगा, बट दिस मेक्स दिस पर्टिकुलर लॉ वन ऑफ द फर्स्ट लॉ रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड। इसमें क्या किया गया है कि एआई के अलग अलग टूल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। एआई विथ मिनिमल रिस्क, उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एआई विथ लिमिटेड रिस्क, जैसे इम्पर्सनेशन, चैटबॉट्स। इम्पर्सनेशन जैसे कि आपने देखा होगा आजकल मोदी जी का भी कई सारा एआई रिलेटेड, एआई बेस्ड गाने आ रहे हैं यूट्यूब पे, मैंने तो सुने, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। चैटबॉट्स एंड ऑल, डीप फेक, ये सबको कहा गया है लिमिटेड रिस्क में। इस पे कैसा ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन रहेगी, आपको बताना होगा कि भाई देखो इट इज एन एआई जनरेटेड। ये नहीं कह सकते कि मोदी जी ने सच में गाया है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फेक और उस पर फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। देन देयर आर सम हाई रिस्क एआई
जैसे कि एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक सर्विस डेटा, उस पे कंफर्मिटी असेसमेंट चाहिए, यानी कि जिसका भी डेटा आप एसेस कर रहे हैं उससे पहले आपको कंफर्मेशन लेना होगा। एंड देन देयर आर सम एआई दैट आर मीन कैटेगराइज्ड एज अनएक्सेप्टेबल रिस्क, वेरी वेरी हाई रिस्क, अनएक्सेप्टेबल, उस पर पूरी तरह से लिमिटेशन है। एग्जाम्पल इसमें आएगा सर्विलेंस, मैनिपुलेशन, जैसे कि मास सर्विलेंस, जो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के टाइम में डेटा एनालिटिक्स कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किया था, ये सब हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में पहले किया हुआ है। कैम्ब्रिज एनालिटिका डिड ए कंप्लीट profiling of the voters by taking data from social media platforms like Facebook. Such actions would be banned. Social scoring would be banned. Social scoring क्या होता है? तो जहां पे लोगों के बिहेवियर के बेसिस पे, देयर बिहेवियर प्रोजेक्टेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कोई वैक्सीन ले रहा है मान लीजिए तो उसने फोटो डाल दिया, कोई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहा तो फोटो डाल दिया, तो इसके बेसिस पे लोगों की प्रोफाइलिंग की जाती है और सोशल स्कोर दिया जाता है। सच एक्टिविटीज आर नोन एज सोशल स्कोरिंग. Social scoring is with respect to AI system where people are given ranking on the basis of their adherence to public health measures or actions in public domain. For example, if one is following quarantine measure or receiving vaccination, then that will increase their social scoring. If violating traffic laws, then that will decrease their social scoring. इस तरीके से लोगों की प्रोफाइलिंग की जाती है, इस तरह की प्रोफाइलिंग को बैन किया जाएगा. दे हैव बीन कंसिडर्ड एज अनएक्सेप्टेबल रिस्क. तो पहला क्राइटेरिया तो है, ये पहला प्रोविजन तो है यूरोपियन यूनियन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट का, क्लासिफिकेशन ऑफ एआई, और अलग अलग तरह के एआई के ऊपर अलग अलग तरीके के लिमिटेशंस रहेंगे. सम वुड बी कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, सम विल हैव नो ऑब्लिगेशन, अदर्स विल हैव ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन एंड कंफर्मेशन असेसमेंट. इसके अलावा कंज्यूमर्स विल बी एम्पावर्ड. तो जिनका भी डेटा प्रोसेसिंग होगा हमारे आपके ऐसे कंज्यूमर्स का, हमारे पास पावर रहेगा, हमारे मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनके पास पावर रहेगा टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट वायलेटर्स. इन्फोर्समेंट, तो देयर विल बी अ न्यू एजेंसी, यूरोपियन यूनियन एआई ऑफिस, जिसके पास पावर होगा तो इन्फोर्स द लॉ. और इन्फोर्समेंट के दौरान क्या करेंगे कि कस्टमर्स और कंज्यूमर्स कैन फाइल ए कंप्लेंट टू दिस यूरोपियन यूनियन एआई ऑफिस, और अगर ये यूरोपियन यूनियन एआई ऑफिस को लगता है कि एनी पर्टिकुलर एआई बेस्ड कंपनी हैज वायलेटेड अ पर्टिकुलर नॉर्म, तो उस केस में उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है. पेनाल्टी अप टू 7% ऑफ कंपनीज टर्नओवर और 35 मिलियन यूरोस विच एवर इज लार्जर. अब इस यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट के बेसिस पे पीटी में या तो ऐसा सवाल आ सकता है जो मैंने दे दिया एट बेस्ट, और मेंस में सीधा सीधा ये सवाल नहीं आएगा यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, ऐसा नहीं आएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ भी प्रश्न आता है अगर, जिसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, पिछले साल भी आया है फिर से आएगा, तो वहां कंक्लूजन पार्ट में आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि इंडिया नीड टू ड्रॉ सम regulations with respect to artificial intelligence in line with यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट. एट बेस्ट इतना आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट पे मेंस में सीधा सीधा कोई प्रश्न आएगा. तो ये बोर्ड वर्क है in order to revise this particular topic. The next topic is about important parameters of Indian economy. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए जी, आपको जिन लोगों को भी मैंने इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया हुआ है पूरा, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला आर्टिकल जो असम ट्रिब्यून में आया है कल कल के न्यूज़पेपर में संडे वाले, इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें. इसमें कई सारे डेटा हैं, वो डेटा मोर और लेस मैं क्लास में देता ही हूँ, बट जस्ट ट्राई टू मेक सेंस ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड दैट हैव बीन मेंशन्ड हियर. इससे आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में और बेहतर समझ आएगा. जस्ट ट्राई टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ योर इकोनॉमिक्स दैट वी हैव डेवलप्ड इन द क्लासरूम इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, और समझने की कोशिश करें. बेसिकली इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी. कुछ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बताए गए हैं जिसको हम लोग इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं पॉवर्टी पैराडॉक्स. यू सी, on one side we are fifth largest economy of the world, but if we see our GDP per capita, then it is 139th in the world out of 196 countries. That answers the problem of poverty paradox. We are fifth largest economy of the world, at the same time we are having largest number of poor people in the country, in the world. We are having 23 crore people below poverty line as per World Bank poverty standard. 23 करोड़ लोग poverty line से नीचे हैं वर्ल्ड बैंक के poverty standards के हिसाब से. That is $1.5 per day.
दिस इज पोवर्टी पैराडॉक्स। दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है आप, और आपके यहाँ पे 23 करोड़ लोग पोवर्टी लाइन से नीचे हैं। हाउ दिस टू आर साइमल्टेनियसली पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल क्योंकि हम लोग पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है गिवन आवर ह्यूज पॉपुलेशन। इफ वी सी जीडीपी पर कैपिटा देन आवर रैंकिंग इज पुअर। ये बताता है कि हमारे देश को पर कैपिटा अभी डेवलपमेंट करने में काफी और मेहनत करने की जरूरत है। वी नीड टू come together and bring overall country ahead in terms of GDP per capita as well। अगर भारत सरकार के फिजिकल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो आपको पता है कि पोस्ट पैंडेमिक द फिजिकल डेफिसिट हैज गॉन अप क्वाइट हाई। फिजिकल डेफिसिट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर 23-24 इज आल्सो 5.9% ऑफ द जीडीपी। एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से द टारगेट वाज 3%, ओरिजिनल एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से, बट राइट नाउ वी आर होवरिंग अराउंड 6% ऑफ द जीडीपी। नेचुरली दैट हैज टेकन आवर डेट टू जीडीपी रेशियो आल्सो वेरी हाई। ये पूरा जो क्वांटम जंप हुआ है वो पैंडेमिक वाले साल में ही हुआ है। यू सी, पैंडेमिक वाले साल से पहले और डेट टू जीडीपी रेशियो वाज समवेयर क्लोज टू 70%, दैट हैज जंप्ड टू 90%। द टारगेट वाज टू ब्रिंग इट डाउन टू 60% एज पर एनकेसिंग पैनल रिकमेंडेशन। आई होप यू रिमेंबर दैट। The target was to bring it down to 40% for central government, 20% for the state government। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर देखा जाए टू बी वेरी प्रिसाइज तो इट वाज 38.74% एज पर एनकेसिंग पैनल रिकमेंडेशन। ये वही लोग समझ पाएंगे जिनका क्लासरूम डिस्कशन में इकोनॉमिक्स हो चुका है। एंड कहाँ हम बात कर रहे थे 40% की फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो, बट इट इज एज हाई एज 57% इन 22-23। सो ये सब कुछ चीजें बताती हैं कि भारत सरकार की फिजिकल स्टेबिलिटी में कुछ इश्यूज हैं। उसके अलावा दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी तो हम हैं, बट जीडीपी पर कैपिटा में पीछे हैं। बात की जाए अगर सोशल इंडिकेटर्स की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चाइल्ड मोर्टेलिटी की, तो उसमें भी हम काफी पीछे हैं। आज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5, हमारे देश के अंदर अंडर वेट बच्चों की संख्या है 32%, स्टंटेड चिल्ड्रन है 35%, विच इज लोअर, या आप कह सकते हैं वर्स एज कंपेयर टू बांग्लादेश एंड नेपाल। तो नेपाल और बांग्लादेश से भी हमारा देश पिछड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ अंडर वेट एंड स्टंटेड चिल्ड्रन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज द बोर्ड वर्क विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। रिमेंबर द डेटा हेल्पफुल रहेगा इन मेंस आंसर राइटिंग। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट शहीद दिवस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ी सी अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखी जाए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो आपको पता चलेगा कि 1978 में देयर वाज सडन डिमाइस ऑफ लोकसभा एमपी फ्रॉम मंगलदय कॉन्स्टिट्यूएंसी, श्री हीरालाल पटवारी जी। तो इनके देहांत के बाद बाईपोल्स इलेक्शंस कराए जा रहे थे मंगलदय कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो वहां पे इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर किए जा रहे थे। उस इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करने के दौरान पता चला कि लगभग 13 लाख इलीगल माइग्रेंट्स हैव गॉट देयर नेम इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट। ये जो पर्टिकुलर इवेंट है, हीरालाल पटवारी जी की डेथ और उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपेयर होना, जिसमें 13 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स का नाम होना, इसने एक पूरे मूवमेंट को जन्म दे दिया। इट लेड टू राइज ऑफ ए मूवमेंट बाय स्टूडेंट्स मेनली इन असम, जिसको हम लोग असम मूवमेंट के नाम से जानते हैं। दिस असम मूवमेंट was mainly led by ASU and AGP, All Assam Gan Sangram Parishad। These two student organizations led this Assam movement that spanned from 1979 to 1985। तो ये स्टूडेंट मूवमेंट था, इसका मुख्य डिमांड यही था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और असम से बाहर हो सके तो देश से बाहर डिपोर्ट किया जाए इन इलीगल इमिग्रेंट्स को। कई सारे स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ करके इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। स्टार्टिंग के दिनों में देयर वेयर रेट्रीब्यूशन आल्सो फ्रॉम पुलिस एंड अदर आर्म्ड फोर्सेस दैट लेड टू डेथ ऑफ अबाउट 860 स्टूडेंट्स इन दिस असम मूवमेंट। पहली जो डेथ हुई, फर्स्ट मार्टायर और शहीद इन दिस असम मूवमेंट वाज श्री खारगेशकर तालुकदार जी। So he was general secretary of Borpeta ASU unit। He was beaten to death in late evening of 9th December। So खारगेशकर तालुकदार जी के याद में ही शहीद दिवस ऑब्जर्व किया जाता है असम के अंदर 10 दिसंबर को, because he is considered to be the first martyr of this असम मूवमेंट। लेकिन इस असम मूवमेंट
में स्टूडेंट्स के सैक्रिफाइस का नतीजा हुआ कि बाद में भारत सरकार को एक ट्राई पार्टेट एग्रीमेंट साइन करना पड़ा, जहाँ पे असम सरकार, भारत सरकार और स्टूडेंट लीडर्स के बीच में एक ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट साइन हुआ 15 अगस्त 1985 को, जिसको हम लोग कहते हैं असम अकॉर्ड। इस असम अकॉर्ड में तो वैसे कई सारी बातें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट दो बातें हैं मेनली। पहला कमिटमेंट था कि इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा असम से बाहर। सेक्शन 6A, जो अभी फिर हाई सुप्रीम कोर्ट में जिस पे चर्चा चल रही है, क्योंकि उसमें भी 3 क्राइटेरिया था। आई होप आपको याद होगा, लास्ट वीक ही मैंने डिस्कस किया है कि 1966 से लेकर के 75 तक एक कैटेगरी होगी, 66 से पहले वाली एक कैटेगरी होगी, 75 71 आई एम सो सॉरी 71 के बाद वाली तीसरी कैटेगरी होगी, जिसको इलीगल इमिग्रेंट कहा जाएगा। तो वो तो है ही, बट मुख्य अगर मोटा मोटा कहा जाए तो असम अकॉर्ड में बातें कही गई हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो इलीगल इमिग्रेंट जो 24 मार्च 1971 के बाद से असम में आए हैं, और उनको असम से बाहर डिपोर्ट किया जाएगा। दूसरा क्लॉज 6, जिसमें बात की गई है कि सोशल पॉलिटिकल राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ असम। बट द प्रॉब्लम इज कि अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि किन को एग्जैक्टली कहा जाए इंडिजिनस पीपल। इसके लिए कमेटी बनाई गई, बिप्लब शर्मा कमेटी एंड ऑल, बट अभी भी क्लॉज 6 का इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। बोर्ड वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सवाल ये था कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इंडिया इज इन फेवर ऑफ फेज आउट ऑफ कोल फॉर पावर प्रोडक्शन। नो, इंडिया इज नॉट इन फेवर ऑफ फेज आउट, इंडिया इज इन फेवर of phase down. And current COP in UNFCCC, current COP of UNFCCC is 28th, not 27th. तो correct answer would be D. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा तीसरा गलत है। 6 मेंबर बॉडी और इसके चेयरमैन RBI गवर्नर खुद होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।